कर्नाटक की 14 महीने पुरानी सरकार हुई धाराशायी। इसके बाद के घटना चक्र पर चर्चा। नमस्कार, अनंत वक्ता घटना चक्र में बात करते हैं। संतोष पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ये क्या घटनाएं किस तरीके से घटित हुई, इसमें कर्नाटक की सरकार भारतीय जनता पार्टी का उतावलापन सरकार को बनाने के लिए, या कांग्रेस, जेडीएस और अन्य जो किंग मेकर के तौर पर साबित हुए हैं बसपा का एक विधायक, उसको क्या मानते घटना चक्रों पे? ये सरकार जो है कई महीनों से बैसाखी पर चल रही थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं में आपसी मनमुटाव था। लोकसभा चुनाव में जब वहां के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के और बड़े नेता हसन सीट से जो लोकसभा सदस्य रहे कई सालों तक, जब एच.डी. देवेगौड़ा लोकसभा चुनाव हार गए, तो माना गया कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस बसपा का भले ही महागठबंधन रहा हो, मगर उनमें बीच में कहीं न कहीं मनमुटाव था, जिसकी वजह से उनके बड़े नेताओं को हराया गया। यह मानना था जेडीएस के लोगों का, और यही मानना था कांग्रेस का, जो उनके बड़े नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी चुनाव हारना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें भी चुनाव हारना पड़ा। गुलबर्गा से चुनाव हारे हैं, लेकिन ये उनके लिए बड़ी बात थी कि दोनों बड़े नेता जो लोकसभा में नेता विपक्ष के पद पे थे और एक पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों नेता चुनाव हार जाते हैं, वहीं से दोनों पार्टियों में दरार पड़ जाती है। बड़ा मुद्दा इसमें ये हो गया कि जो आप बता रहे हैं भाजपा को उतावला पर, भाजपा ने इसमें कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद वहां के कांग्रेस के जो स्टेट लेवल के जो नेता थे, उन्होंने वहां जेडीएस के नेताओं पे दबाव बनाना चालू कर दिया, क्योंकि वो जो समझौता था वो राहुल गांधी के दौरान हुआ था। वहां के नेताओं का कहना था कि हम राहुल गांधी के फैसले को वहां स्वीकार नहीं किया गया, और वहां के नेताओं ने कहा कि ये जो हमारा ज्यादा 38 सीटें उनकी थी और 87 उनकी थी, तो डबल में जो कांग्रेस थी उसने कहा कि सत्ता में हमें आना चाहिए। ये कयास तो पहले दिन से ही लगाए जा रहे थे। सरकार बनने लगाए थी कि सरकार को गिरना ही है, क्योंकि उसमें लगाया जा रहा था। लेकिन ये तय हो रहा था लोकसभा चुनाव को लेकर के, अगर लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा धराशायी होती है तो केंद्र में जेडीएस जो है वो राहुल को सपोर्ट करेगी और स्टेट में ये करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता बड़े वोटों से हारे हैं। बंगलोर साउथ से उनके बड़े नेता हारे हैं, बीके हरिप्रसाद जैसे नेता हार गए हैं, गुलबर्गा से इनके खड़गे जी हार चुके हैं, और सबसे बड़ा जो चुनाव था हारने का हसन सीट से, वहां से हार गए एच.डी. देवेगौड़ा। ऐसी स्थिति में कर्नाटक में अब क्या होने वाला है? नए समीकरण किस तरीके से बनेंगे और वो सरकार कितने टिकाऊ होगी, किस तरीके? ये तो तय है कि भाजपा ने दावा पेश कर दिया है आज वहां के राज्यपाल वजुभाई को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज पेश किया गया है, येदियुरप्पा के नेतृत्व में पेश किया गया है, और वहां ये भी तय हुआ है कि गवर्नमेंट बनेगी भाजपा। गवर्नमेंट वो कितनी कारगर होगी और किस तरीके से वो सक्सेस होगी, क्योंकि उन्हीं विधायकों पे बातें घुमा फिरा के टिकी है जिन विधायकों ने त्यागपत्र दिया है पहले। और पूरे कर्नाटक विधानसभा में 224 विधायकों की संख्या है। जी हाँ, और एक संख्या जो है हो जाती है, वो विधानसभा बचते हैं 223 में 116 सीटें चाहिए होती है बहुमत के लिए। 15 विधायक ऑलरेडी जो कांग्रेस, 13 विधायक और 2 विधायक जेडीएस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके सीटों पर फिर से उपचुनाव होगा 15 सीटों पर, और एक सीट जो है वो बसपा के बंदे ने जो नहीं दिया है। हालांकि महाराज उसको निलंबित किया है, लेकिन वो 100 संवैधानिक तौर पर उसका निलंबन नहीं हो सकता। सरकार, बड़ी बात यह है कि 16 सीटों पर उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव में अगर सारी सीटों पर कांग्रेस जेडीएस जीत जाती है तो फिर जैसा कि संभव है, क्योंकि अभी क्षेत्रीय निकाय चुनाव जो हुए हैं वहाँ कांग्रेस की बड़ी अच्छी स्थिति रही। 16 सीटों पर फिर से उपचुनाव होगा 6 महीने के अंदर, और वो उस उपचुनाव के बाद अगर इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बनती है तो वहां पर वो इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन भी लागू हो सकता है, अगर भाजपा चाहेगी तो। लेकिन उन 16 सीटों पर जहां से इन्होंने इस्तीफा दिया है, वहां बड़ी बात यह है कि वहां पर बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि वहां पर लोकसभा जो चुनाव हुआ है वहां 28 सीटों में 25 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। ये भी माना जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा उनको ये उम्मीद है कि जो उनकी सीटें जहां पर इन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उन सीटों पर बीजेपी की बहुत कम वोटों से हार होगी।
जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद गठबंधन बना रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है और भाजपा इसका फायदा उठाएगी और उन्हीं बगावती विधायकों को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी और उन्हें जीत, ऐसा उसकी प्लानिंग है। मगर 6 महीने भाजपा की सरकार चल जाएगी। अब बड़ी बात है कि बी एस येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और, यह अभी तय नहीं हो पाया है क्योंकि पूरा जो समीकरण है ये केंद्र से टैकल नहीं किया जा रहा है, ये वहां के नेताओं ने ही इस पर टैकल करना चालू किया है और बी एस येदियुरप्पा ने अपनी शिक्षागत करवाई थी। तो नेतृत्व अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ढीला इतना क्यों इस तरीके से, अगर आप मानते हैं कि क्षेत्रीय नेतृत्व वहां तय कर रहा है? क्षेत्रीय नेतृत्व इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे और जेडीएस के जो बड़े नेता थे, एजी देवगौड़ा और डीके शिव कुमार और जो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी वहां से आउट हो चुके हैं और भाजपा में भी जब बड़े नेता हट गए हैं तो भाजपा ने भी आउट होने का क्या मतलब, जन प्रतिनिधित्व तो आउट हुआ है। वहाँ के जो विधायक थे, वहाँ के जो विधायक थे उनकी उम्मीद थी कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको भी कुछ काम मिलेगा, उनको भी सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई वो कुछ आगे करेंगे। मगर जो वहाँ गुट है वो कई गुटों में बटा हुआ है और अक्सर सभी स्टेट्स में एक बड़े नेताओं का गुट होता है। कर्नाटक में जब मल्लिकार्जुन चुनाव हार गए तो वो वहीं रहेंगे। एस एम कृष्णा जो पहले मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता थे, वो अब भाजपा में जा चुके हैं, वहाँ वो भाजपा में जा चुके हैं, उनका भी एक गुट है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक पश्चिम कर्नाटक का गुट है जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है। सिद्धारमैया का अलग गुट है। बीके हरि प्रसाद का एक गुट है। कमोबेश किसका सबसे ज्यादा नुकसान मानते हैं, जेडीएस या कांग्रेस? नहीं, वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो जेडीएस का होगा। जेडीएस का इसलिए होगा कि जेडीएस क्या जो विधायक जो मतलब चुनाव हुआ है अभी, उनकी मतलब उनके प्रधानमंत्री जो मतलब बड़े नेता थे जिन्होंने स्थापना की थी जनता दल की, वो चुनाव हार चुके हैं और उनके जो 6 बेटे हैं उनमें 2 बेटे, जो एक एच डी कुमार स्वामी और जो अन्ना स्वामी जो है दूसरे वाले बड़े बेटे हैं, अब उनमें सत्ता की लड़ाई चल रही है। जेडीएस के जो मुख्यमंत्री ये वर्चस्व विस्तार संदर्भ माना जाए, जी यही है, या आक्रोश माना जाए? आक्रोश नहीं है, या भाजपा का उतावलापन माना जाए? वहाँ जब ये चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जब जी कुमार स्वामी के जो पिताजी हैं जो चुनाव हार गए हैं, अब वहाँ पर भाजपा के पास भी युवा नेतृत्व है। भाजपा को भी आपको याद होगा कि एक बार 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने पड़े थे कि कर्नाटक में हमेशा लड़ाई होती है सत्ता को लेकर के, जब बीजेपी की सरकार थी और इसी बी एस येदियुरप्पा को हटाया गया था, फिर सदानंद गौड़ा को लाया गया, फिर उनके बाद उनको लाया गया, फिर सबको आउट किया गया, फिर बी एस येदियुरप्पा आए, लिंगायत के बड़े नेता हैं। ये तो हर राज्य में भाजपा, हर राज्यों में बीजेपी करती रही है, लेकिन अब जो है अमित शाह मोदी का जब से दौर आया है तब से ये चीजें बंद हुई हैं। नहीं, उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदले जाते थे, उत्तर प्रदेश में बदले जाते थे, झारखंड बदले जाते थे, छत्तीसगढ़ को छोड़कर मध्य प्रदेश को छोड़कर के लगातार मुख्यमंत्री बदले जाते थे। अब इन्होंने जिसका नाम तय कर दिया वो मुख्यमंत्री बने हैं। बी एस येदियुरप्पा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के और भाजपा उनके साथ है। ये सारे विधायक, बड़ी बात यह है कि सरकार में 105 विधायक इनके पास थे, जो भी विधायक भाजपा का टूट करके उधर नहीं गया, बल्कि उनके टूट करके इधर आए। वो सरकार गिराने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है कांग्रेस के लोग। जो 13 विधायक जो कभी सिद्धारमैया के साथ रहते थे उन्होंने इस्तीफा दिए। माना जा रहा सिद्धारमैया का गुट था वो, क्योंकि सिद्धारमैया वहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उप मुख्यमंत्री जेडीएस के जो एच डी कुमार स्वामी के बड़े भाई हैं उनको देना चाहते थे और यही तय होना था, लेकिन वहाँ यानी राहुल गांधी वहाँ भी नाकाम रहे हैं कि स्थिति को समझे और अब जिन गठबंधन जिसका निजी फायदा भाजपा को मिला है और आने वाले दिनों भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो वहाँ का समीकरण है, क्योंकि वहाँ के नेताओं को, वहाँ के विधायकों को रेड्डी बंधु हैं, उनका इफेक्ट है। रेड्डी बंधु को चुनाव भले हार गए हैं लेकिन उनका मनी पावर जो है, मसल पावर जो है वो पूरी तरह सरकार, हाँ, जैसा कि बेल्लारी से दिखता है। बेल्लारी से वो है और बेल्लारी और जो भी कर्नाटक जो बेंगलोर के 7 सीटें हैं, लोक विधानसभा की 8 सीटें हैं, उसके सबकी कांग्रेस धराशायी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार, ऐसे वीडियो हम पेश करते रहते हैं। धन्यवाद।